अंतिम पार्ट में हम लोग आए बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस टॉपिक के बाद हम लोग बस एक और टॉपिक देखेंगे कि किसी दिए गए कंपाउंड के फॉर्मूला से हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा या दोनों जैसा काम कर सकता है। तो आइए हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखें। जैसा कि कल बताए थे, इस मेथड का थ्योरी है कि इन ए बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल में दिया हुआ रिडॉक्स इक्वेशन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट को खोजेंगे और अब रिडॉक्स इक्वेशन को दो पार्ट में बांट देंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीडेशन का हिस्सा और रिडक्शन का हिस्सा। अगर आयनिक कंपाउंड है, अगर ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ या दोनों में आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है तो यह बेहतर है कि उसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर दें और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सेपरेटली अलग अलग बैलेंस करेंगे। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को पहले हम लोग इक्वेट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, और उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। स्टेप्स आप दिमाग में याद रखिए, कहां पहुंचना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन निकालना है और उसको इक्वेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन का एलसीएम निकाल करके सुटेबल कॉफिशिएंट सुटेबल नंबर से गुना करके लॉस और गेन को बराबर कर देना है। अब उस तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे, तो रिडॉक्स इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट खोजेंगे, रिडॉक्स इक्वेशन को दो हिस्सों में बांट देंगे, ऑक्सीडेशन का आधा अलग रिडक्शन आधा अलग। अगर इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पार्ट में आयनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व है तो उसको आयंस में चेंज कर देंगे, अर्थात हाफ इक्वेशंस को हम लोग आयनिक फॉर्म्स में चेंज करेंगे। यहां ध्यान देने योग्य है कि अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसको अनावश्यक चेंज नहीं करना है, क्योंकि फिर ओरिजिनल फॉर्म में लौटाना आप ही को है। अब दोनों इक्वेशन को अलग अलग से बैलेंस करें। इसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी है। तो यहां देखेंगे कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या न्यूट्रल मीडियम में है तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम H2O जोड़ेंगे। किधर जोड़ेंगे, जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, और उसके अपोजिट साइड में दूनी संख्या डबल संख्या में H+ आयंस जोड़ेंगे। अगर रिएक्शन एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम का है तो ऐड 1 H2O पर एक्सेस ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड एंड ट्वाइस H+ आयंस इन अपोजिट साइड। जैसे मान लीजिए Cr2O7 माइनस माइनस है और यहां ये रिडक्शन हाफ का इक्वेशन हो गया। कैसे बैलेंस करेंगे, क्रोमियम यहां 2 है तो पहले 2 यहां कर लेंगे, अदर देन हाइड्रोक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, यहां 7 है, सवाल एसिडिक मीडियम का है तो 7 है, ऑक्सीजन को यहां 7 H2O जोड़ देंगे और 7 दूनी 14 H+ जोड़ देंगे। जैसे MnO4 माइनस है, Mn++,
एसिडिक मीडियम में इसको सॉल्व करना है। यहां MnMn बराबर है, ऑक्सीजन 4, यहां 0, यहां 4 H2O जोड़ देंगे और 4 दूनी 8 H+ इधर जोड़ देंगे। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है या अल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ है, अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, तब क्या करेंगे? अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, इफ द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, या किसी किताब में लिखा हुआ होगा अल्कलाइन मीडियम, वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली कहते हैं। H2O जोड़ना इसमें भी है, लेकिन ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड में नहीं, ऑक्सीजन रिच साइड में, और उसका डबल OH- अपोजिट साइड में जोड़ना है। क्या करना है? जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही H2O, जैसे MnO4- से MnO2। सोचिए इसे कैसे बैलेंस करेंगे? MnMn बराबर है ऑक्सीजन, यहां 4, यहां 2 ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो 2 H2O इधर ही जोड़ देंगे और इधर 4 OH-। उसमें कहां जोड़ते थे एसिडिक मीडियम में? जिधर ऑक्सीजन कम। इसमें किधर जोड़ना है? जिधर ऑक्सीजन ज्यादा। जैसे मान लिया हुआ है आपको SO3- से SO4- में चेंज हो रहा है, क्या करना है? यहां 4, यहां 3, 1 ज्यादा होगा तो 1 H2O यहां जोड़ देंगे और 2 OH- जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट में चार्ज बैलेंस करना है। नेक्स्ट, नाउ equate charge on left hand side and right hand side by adding electron or electrons। यहां याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन राइट हैंड साइड, जबकि रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन निकालेंगे। यहां से मल्टीप्लाई द 2 इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को by suitable numbers to get number of electrons lost equal to number of electrons gained। दोनों इक्वेशन को उन संख्याओं से गुना करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का जो संख्या निकलेगा उसका एलसीएम लेंगे और उसके बराबर करने के लिए जिसको जिस संख्या से गुना करना होगा, गुना करके इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को बराबर कर लेंगे।
अब उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड देम, मतलब द टू इक्वेशंस, जो दोनों इक्वेशन को गुना करने के बाद अब ऐड करना है, which gives balanced equation या balanced redox equation in ionic form। अब क्या मिला? रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस स्टेट में मिल गया, लेकिन आयनिक फॉर्म में। अगर सवाल मोलेकुलर फॉर्म में था तो हम फिर से इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में बदल दें। चेंज द बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन into the original form। कैसी स्टेप्स को फॉलो करना है वो आपको दिमाग में रखना है। जैसे आज से 2-4 महीने पहले का अगर पूछा जाता कि कोई पर्टिकुलर सब्जी कैसे बनाओगे, शुरुआत से बोलो तो तुम कहोगे कि मार्केट जाएंगे, वो सब्जी लाएंगे, घर में लाएंगे, उसको धो लेंगे, धोने के बाद उसको काटेंगे, तलेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के टाइम में पहला प्रोसेस क्या हो गया कि लाएंगे मार्केट से, कीपिंग सोशल डिस्टेंस, लाने के बाद उसको 24 घंटे अच्छी तरह से धोने के बाद 24 घंटे छोड़ देंगे। अगर पत्ता गोभी है तो एक लेयर हटा देंगे। उसी तरह से जैसे वहां आप कहते हैं कि किसके बाद क्या करना है, दिमाग में रखते हैं, वैसे ही यहां आप दिमाग में रखें कि रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने का स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। अब हम लोग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से, न्यूमेरिकल से हम लोग देखें। आपके जो नोट्स है उसमें छठा का पहला बना हुआ है, इसको छोड़ दिया जाए, आप उसको देख लेंगे। कोई दूसरा इक्वेशन देखते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना है कि किसी रिडॉक्स इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल है कि 2 या 2 से अधिक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता हो। इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि 2 या 2 से अधिक स्पीशीज का रिडक्शन, एक से ज्यादा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और एक से ज्यादा स्पीशीज का रिडक्शन भी संभव है, या एक ही सब्सटेंस का 2 अलग अलग कंपोनेंट में, जैसे आप सेल्फ रिडॉक्स में देखे थे, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, ऐसा भी संभव है। अब जैसे एक सवाल है HNO3 प्लस HI, या इससे बेहतर आप थोड़ा सा बड़ा सवाल ही देखें पहले, KMNO4 प्लस C2H2O4 प्लस H2SO4 से K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, और उसके बाद खाली जगह है। तो अगर आपके एक्सरसाइज में खाली जगह है तो वहां घबराने की बात नहीं है। आप एग्जाम्स में बैलेंसिंग के क्वेश्चंस में ब्लैंक्स नहीं होते हैं, ब्लैंक्स रहता है जो P ब्लॉक और D और F ब्लॉक इक्वेशंस को पूरा करने के लिए या ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पूरा करने के लिए। तो बैलेंसिंग के इक्वेशन में तो आप पेज नंबर 373 और 374 पर टेबल देखेंगे कि किस कंपोनेंट का पार्ट छूटा हुआ है। यहाँ ऑक्सैलिक एसिड का छूटा हुआ है, तो देखिए टेबल में CO2। अब यहां से आप देख रहे हैं कि Mn का +7 से +2 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ।
और यहां से अगर निकालें तो कार्बन का होगा +3 और यहां देखेंगे तो +4। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिस्से को लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन हो गया C2H2O4 से CO2। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कैसे पहचानेंगे? तो नॉनमेटल से बना हुआ है, तो इसको अनावश्यक तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, दर्जी के पास देते हैं, तो सही तरीके से उसके डिजाइन से काटता है तो शर्ट बनाता है। अगर आप कपड़े को पतला पतला काट के उसको दीजिएगा कि इससे बना दो, तो अगर बना भी सकेगा तो बहुत विचित्र लगेगा। तो उसी तरह से कोवैलेंट को अगर आप तोड़ देते हैं तो फिर आपको परेशानी लास्ट में खुद उठाना पड़ेगा। अब रिडक्शन में देखें, KMnO4 से MnSO4, तो यहां आयनिक कंपाउंड है तो आयन में बदल दीजिए। चेंज हो रहा है मैंगनीज का, तो मैंगनीज है किसमें? एनायन में, और यहां मैंगनीज है कैटायन में। ठीक, तो आपने पहला काम कर लिया, रिडॉक्स इक्वेशन लिख लिया। दूसरा काम कर लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खोज लिया। तीसरा काम आपने उसको रिक्विजिट आयनिक फॉर्म में बदल दिया। अब आपको क्या करना है? बैलेंस देम सेपरेटली। बैलेंस फर्स्ट एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलिए आइए, तो फॉर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन के लिए C2H2O4 से CO2 है। यहां कार्बन 2 है, पहले कार्बन को बैलेंस करना है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तब हाइड्रोजन छूट गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तब यहां केवल H+, क्योंकि यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉनमेटल के साथ है तो +1 हो गया एक काम पूरा। अब रिडक्शन का पार्ट में MnO4 माइनस से Mn++। Mn बराबर है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में है, इसलिए रिएक्शन हुआ एसिडिक मीडियम का। एसिडिक मीडियम का रूल लगाएंगे, 4 ऑक्सीजन, यहां कुछ नहीं तो 4 H2O जोड़ दिए, और 4 H2O के लिए 8 H+ यहां जोड़ दिए। चलिए ये काम भी पूरा। अब क्या करना है? चार्ज इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो मान लें हम लोग x बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और y बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। लॉस्ट निकले कहां से? ऑक्सीडेशन की इक्वेशन से। तो फ्रॉम ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है? C2H2O4 से 2CO2 + 2H+। अब यहां X जोड़ दें। क्या बताया है कि ऑक्सीडेशन हाफ में RHS पर, रिडक्शन हाफ में LHS पर। RHS पर जोड़ दिए। ये मॉलिक्यूल हो गया तो चार्ज 0, ये मॉलिक्यूल 0 +1 × 2 + x। अब क्या आया? x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × -1, और -1 चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। आइए, तो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया आपको, ऑक्सीडेशन हाफ हो गया इस इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए। C2H2O4 से 2CO2 + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इसको मान लें पहला इक्वेशन। अब इसी तरह से रिडक्शन के इक्वेशन से निकालें।
मतलब रिडक्शन हाफ से। रिडक्शन का इक्वेशन आपको मालूम है, यहां निकाल चुके हैं 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस Mn प्लस 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 4H2O। यहां Mn प्लस प्लस कैसे हुआ? सल्फेट आयन पर 2 माइनस, उसको हटाए, इसमें 2 प्लस। अब यहां y जोड़ दें तो y प्लस 1 इंटू 8 प्लस माइनस 1 बराबर प्लस 2 प्लस 0, इसलिए y प्लस 7 बराबर प्लस 2, तो y बराबर माइनस 5, 5 इंटू माइनस 1 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिडक्शन का इक्वेशन क्या हो गया? रिडक्शन हाफ का इक्वेशन क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस से Mn प्लस 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 4H2O, इसको दूसरा इक्वेशन मानना। अब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितना है? 2, गेन कितना है? 5, 2 और 5 कैल्शियम 10। अब 10 के बराबर करना है, इसलिए पहला इक्वेशन को 5 से गुना करना है, और दूसरा इक्वेशन को 2 से गुना करना है, और इस गुना करने के बाद जोड़ देना है। चलिए हम लोग गुना करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 5C2H2O4 से 10CO2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा को 2 से गुना कर दें, 10 इलेक्ट्रॉन 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस 2Mn प्लस 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 8H2O। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बराबर। अब इसको जोड़ लिख दीजिए, 2MnO4 माइनस प्लस 5C2H2O4 प्लस 16H प्लस, ठीक। लेकिन यहां देखिए, यहां 16 है, यहां 10 है, अपोजिट साइड में घटता है, इसलिए 6H प्लस हो जाएगा। 2Mn प्लस 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 8H2O प्लस 10CO2, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म रखिए। ये कहां से आया था? 2KMnO4। इसको तो हम लोग कोवैलेंट होने के चलते ये ही नहीं थी। अब H प्लस का सोर्स क्या है? H2SO4। H2SO4 में H प्लस कितना है? 2 बार, इसमें 6 के लिए 3। रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करके फिर ओरिजिनल फॉर्म बदलने में परेशानी किसके लिए होती है? जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में भाग नहीं लेता है, मतलब जो निठल्ला रहता है। क्लास में भी उसी को शांत करने में ज्यादा कठिनाई होती है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो पढ़ाई लिखाई में भाग नहीं लेता है। उसी तरह से जो रिडॉक्स रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, उसी को फिर से सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से आप आराम से कर सकते हैं। अब यहां K2SO4 है, K2SO4, यहां देखिए पोटेशियम 2 बार है, पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब यहां 2Mn है तो 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का 13 जो है वो एक गलत सवाल है, उस तरह का चेंज नहीं होता है। जैसे Mn प्लस 7 से Mn प्लस 2 में चेंज होता है, Mn प्लस 4 में चेंज होता है, Mn प्लस 6 में चेंज होता है, ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो जो संभव रिएक्शन नहीं है, जिस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन संभव नहीं है, उस तरह का अगर आप लोग रिडॉक्स इक्वेशन लेंगे हाइपोथेटिकल, तो वो बैलेंस नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सभी सवाल बनाएंगे और
जो सवाल नहीं बनेगा उसका नंबर आप व्हाट्सएप से, जैसे 6 का 9 लिखेंगे, 6-9, 7 का मान लो 5 तो 7-5। तो अब आपकी इच्छा के आधार पर हम अगले वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है कि कैसे किसी का फॉर्मूला देख करके पता करेंगे कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि दोनों हो सकता है। जरा आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपका मकान है और एक ही मंजिल का मकान है और सीढ़ियां बनी हुई है। तो कोई छत पर है, मान लीजिए कोई एकदम बिल्कुल नीचे है, आप कोई सीढ़ियों के बीच में मतलब बीच नहीं करें, बीच में किसी में पड़ गई, तो जो छत पर है वो सीढ़ियों का उपयोग क्या कर सकता है? उतरने के लिए। जो नीचे है वो केवल ऊपर बढ़ने के लिए, और जो बीच में है वो किधर जा सकता है? दोनों तरफ। यही चीज यहां भी लगाएंगे कि हाउ टू प्रिडिक्ट दैट whether the given compound can act as oxidizing agent or reducing agent or both। पहला बात, if the central element of the given compound is having its highest oxidation number during redox reaction में अगर भाग लेता है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज, उसका रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेना है तो वह केवल डिक्रीज कर सकता है। दैट इज दे में बी रिड्यूस्ड एंड हेंस they can act as reducing agent, hence they can act as oxidizing agent only। खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। जैसे H2SO4 में सल्फर +6 मैक्सिमम पर है, HNO3 में नाइट्रोजन +5, जैसे KMNO4 में Mn+7 पर है, जैसे HClO4 में Cl+7 पर है, HiO4 में I+7 पर है, जैसे K2Cr2O7 में क्रोमियम Is+6 पर है, SO3 में सल्फर +6 पर है। समझिए इसको कि जो छत पर चढ़ा हुआ था एक ही मंजिल है, अगर 2 मंजिल होता तो छत, पहले मंजिल के छत पर जो है उसको दोनों तरफ जाने का हो सकता था, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक ही मंजिल अगर है, टॉप पर है, तो वो केवल डाउनवर्ड सीढ़ी का उपयोग कर सकता है। समझ गए ये बात? और आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। दूसरा केस, if the central element of the given compound is having its lowest oxidation number, अगर लोएस्ट सबसे निचले पायदान पर है, रिडॉक्स रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन नंबर केवल और केवल इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब वो केवल ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, एंड हेंस दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। फिर से समझिए, लोएस्ट पर है,
जैसे अगर कहा जाए कि मार्क्स चेंज जरूर करेगा, ये पॉसिबल है कि कोई एक तरह का नंबर आया तो अगली बार भी वही सेम नंबर रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर ये शर्त लगा दिया जाए कि मार्क्स जरूर चेंज करेगा, तो जो 100 लाया 100 में 100 लाया तो वो घट सकता है, जो 100 में 0 लाया वो केवल बढ़ सकता है, और जो 1 से लेकर 99 तक में था वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यहां क्या कह रहे हैं कि जो लोएस्ट में है, जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन नंबर लोएस्ट है, तो केवल बढ़ सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे पहला सवाल में आप 100 का पहला में KCl था, जैसे HI में I-1, जैसे H2S सल्फर -2, जैसे NH3 नाइट्रोजन -3, जैसे PH3 नाइट्रोजन -3। अपने लोएस्ट पर है तो केवल यह बढ़ सकता है। फिर समझ गए, अगर हाईएस्ट पर था तो केवल घट सकता है, लोएस्ट पर है तो केवल बढ़ सकता है। और तीसरा केस, इफ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द गिवन compound is having its in between मतलब बीच का कोई भी बीचों बीच नहीं, in between oxidation number during redox reaction its oxidation number may increase or decrease and hence may act as reducing agent or oxidizing agent depending upon the reaction, जैसे मान लो SO2 है, सल्फर +4 में है, H2SO3 सल्फर +4 में है, जैसे HNO2 नाइट्रोजन +3 में है। जैसे इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट हो, जैसे मान लो H2O2 दोनों जैसा काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ -1 में है, ऑक्सीजन का लोएस्ट -2 और हाईएस्ट फ्लोरीन के केस में +2, अदरवाइज 0 कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्पीसीज जो कि इंटरमीडिएट स्टेज के ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए वह डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। सपोज कीजिए आपसे कोई पूछा कि H3PO4 का नेचर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है P ब्लॉक में, एक्सप्लेन व्हाई HNO2 acts as oxidizing agent and reducing agent both while HNO3 acts as oxidizing agent only. What is difference between oxidizing and reducing nature of SO2 and SO3? इस तरह क्वेश्चन। अब यहां देखें, ये +5 फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो मैक्सिमम +5 हो सकता है, हाईएस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है कि केवल रिड्यूस हो सकता है, मतलब यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। तो इस तरह से आपका ये यूनिट पूरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए पूरा हुआ है, आपके लिए अभी काम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ईमानदारी पूर्वक बनाएं और व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करें। एक और जरूरी बात सुन लें कि अगर सब्जेक्ट ऑप्शनल, किसका बायोलॉजी है, किसका मैथमेटिक्स है, किसका कंप्यूटर साइंस है, किसका इकोनॉमिक्स है, ये देख करके अगर
वीडियोस या पीडीएफ फाइल अपलोड किया जाएगा, आपके नंबर पर भेजा जाएगा, तो काम बहुत ही धीरे होगा। इसलिए यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका नहीं है उसका अगर पीडीएफ या उसका वीडियो आपके पास गया तो आप उसको इग्नोर कर दे, डिलीट कर दीजिए। उससे आपका कुछ न समय जा रहा है और न आपका कोई डाटा कंज्यूम हो रहा है। आप उसको डिलीट कर दें, या कोई अगर आपका ऐसा जान पहचान का है जिसको वो चाहिए, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। फिर एक बार हम याद कराएंगे कि इस यूनिट में रिडॉक्स इक्वेशन में आपको जहां कहीं जो कोई भी दिक्कत हो उसको आप यथाशीघ्र मुझे सूचित करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा। तदनुसार अगले क्लास में उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। धन्यवाद।